फला न बरसना अति की बली न धूप। हमारे यहाँ पर्यावरण के नाम पर ये अति हो रही थी, ये उग्रवाद चल रहा था। और खासकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और मैं तो कहूंगा कि हमारी जो जस्टिस सिस्टम है उसमें देर है लेकिन अंधेर नहीं है। खासकर उनका टिप्पणी देखिए, वो कहते हैं ये पर्यावरण के नाम पर जनहित याचिकाएं दायर कर देते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। और 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा वो 10,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। रावत जी, खबरें तो ये भी आ रही हैं, रावत जी खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इन सब कानूनी दांव पेचों के दौरान ब्लैकमेलिंग का धंधा भी चरम पर रहता है, जम के ब्लैकमेलिंग होती है। आप सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन जितना पोटेंशियल उत्तराखंड में बिजली का है, ये समझिए जहां से गंगा निकलती है, जहां से जमुना निकलती है, वहां अगर बिजली पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। आप समझ सकते हैं कि जो जल विद्युत होता है उसको कहते हैं चीपेस्ट सोर्स है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आप ये यहाँ का जरा टोपोग्राफी में आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो स्नो लाइन है, नहीं यहाँ कितना जनरेशन की कितनी कैपेसिटी है। आपको बिजली पानी में बह के नहीं आती है। बिजली पानी की जो फिजिकल एनर्जी होती है उससे क्या टरबाइन घूमती है और टरबाइन से तब ये वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक पावर में, एनर्जी में तब कन्वर्ट होती है। उसके लिए ग्रेडियंट की जरूरत है, उसके लिए ढाल की जरूरत होती है। और ये समझिए कि ऋषिकेश 300 मीटर पर है और जो स्नो लाइन है जहां से हमारी नदियां निकलती हैं वो 4000 मीटर पर है। 4000 मीटर से जब 300 मीटर तक आती है, जब नदी आती है, नदियां आती, चाहे यमुना आती है, भागीरथी आती है, जो गंगा आती है, तो वो देखिए कितना उसमें ढाल होता है। तो बिजली बनाने के लिए ढाल की भी जरूरत है, ग्रेडियंट की भी जरूरत है। तब जाके ये उत्तराखंड। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दोनों के जिसके फोन चालू हो कृपया वो फोन बंद कर दें, क्योंकि फोन का जो वाइब्रेशन है वो आवाज को ठीक से हमारे तक संप्रेषित नहीं कर रहा है। उमेश कुमार जी के पास चलूंगा। उमेश कुमार जी, अब क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के जो नुमाइंदे हैं, जो राजनेता हैं, उनकी आंखें खुलेंगी? अतुल, किसी की आंखें नहीं खुलेगी। कई बड़ी परियोजनाओं पर बड़े बड़े फैसले आए हाई कोर्ट में। ये जो 961 मेगावाट की आप बात कर रहे हैं, 56 परियोजनाएं थी जो अलग अलग लोगों को दी गई थी। 50 लोगों को, एक आदमी को 4-4, 3-3, 2-2 सब दी गई। लेकिन क्या है कि इनको भी स्क्रैप कर दिया हाई कोर्ट ने। और इसके मामले में तो बहुत ही हास्यास्पद बात हुई थी जब इसके अंदर एक PIL दाखिल की गई। तो हाई कोर्ट ने इश्यू नोटिस किया, जिस डेट पर हाई कोर्ट में अपीयर होना था सरकार को, उससे एक दिन पहले सरकार ने खुद ही सारी परियोजनाएं कैंसिल कर दी। और क्या बड़ा ही एक अजीब सा स्टेटमेंट आया कि साहब जो विज्ञापन इनके आवंटन के लिए जारी किया गया था उस विज्ञापन में त्रुटि थी। तो अब क्या है कि सुधरना तो किसी न किसी को पड़ेगा, जिम्मेदार कोई भी हो चाहे। ठीक है, अतीत था, चला गया। जुगरान साहब, क्या हम सुधरने को तैयार हैं? सवाल बड़ा ये है, जो अतीत था वो चला गया। उमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अतीत था वो चला गया, अब हमें आगे देखना है। लेकिन क्या हम आगे के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप में पावर सेक्टर है, ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात है। इन 12 वर्षों में लापरवाही कह लीजिए, ध्यान न देना की बात कह लीजिए, गड़बड़ियां कह लीजिए, मनमाफिक अलॉटमेंट की बात कह लीजिए, हम इसको भ्रष्टाचार, घूसखोरी कह लीजिए, ये दो शब्द भी जोड़ लीजिए। हाँ, या भ्रष्टाचार और घूसखोरी कह लीजिए। कहने में कोई संकोच नहीं है मुझको कि पावर सेक्टर की हालात 12 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर बद से बदतर हुई। हम लोग 35 से 40 हजार मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस दिशा में हम आगे बढ़े नहीं। जैसे PIL हुई, कई मामलों में PIL भी गड़बड़ होती है। तो निश्चित रूप में ऐसे कोई भी लोग जो हैं, किसी भी सरकार में रहे हों, कितने भी उच्च पदों में रहे हों, ये सब शिक्षकों के पीछे जाने लायक लोग हैं जो उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा से, पावर का मामला हो, हाइड्रो पावर का हो, किसी भी क्षेत्र का मामला हो, अगर लेना चाहें, उनको जो लोग शिक्षकों के पीछे जाने के लायक है, उनके कुछ लोगों के नाम अगर लेना चाहें या इशारा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, नाम न लेने की आवश्यकता है, न इशारा करने की आवश्यकता है। मुझे लगता नहीं कि नाम की आवश्यकता है। ये 12 वर्षों के अंतराल में किसी भी सरकार में
कितना ही बड़ा मंत्री हो रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, अगर आवश्यकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, विचाराधीन है, हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो इस सारे मामले में, और स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी। हमारा कोई भाईबंदी, कोई पार्टीबाजी नहीं है ऐसे लोगों के साथ जो उत्तराखंड को तबाह कर। जुगरान साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपकी तारीफ करने का ये अवसर खोना नहीं चाहता। आपकी तारीफ, आपने जो कहा वो तारीफ के लायक है। मैं आपके शब्दों को वाजे करता हूं। जी उमेश जी। अतुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, युवराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली। 12 वर्षों में 2 बार इनकी सरकार भी आई, लेकिन उन्होंने खुल के इस बात को एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं चूक हुई। चूक होने का उत्तराखंड में एक एग्जाम्पल नहीं है विद्युत परियोजनाओं के साथ। एक एग्जाम्पल शरावंती गैस प्लांट भी है, जो कि गैस बेस्ड प्लांट है, काशीपुर के अंदर लगा है, जिसको 40 एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा रातों रात एग्रीकल्चर लहलाती हुई हरी जो भूमि थी उपजाऊ, उसको तुरंत उद्योग में कन्वर्ट करके उसको दे दिया गया। और वो परियोजना जिसको कहा गया कि उत्तराखंड की पहली गैस बेस्ड एनर्जी प्लांट है, शरावंती गैस प्लांट उसका नाम है, काशीपुर में है, कि ये बिजली का उत्पादन करेगा 250 मेगावाट का। वो 250 मेगावाट है कहाँ? इतनी बड़ी, इतनी सुविधाएं दी गई उस प्लांट को, जमीन का उसका रातों रात लैंड यूज कर दिया गया, चेंज उसको एसीजेड घोषित कर दिया गया है कहाँ वो बिजली? तब भी मिठाई की बात उठी थी, तब भी ये बात उठी थी कि इसके पीछे मिठाई का पराक्रम है। नहीं, सिर्फ मिठाई का खेल है। नहीं, मिठाई के अलावा बहुत कुछ और था। अमिताभ जी, सबसे हास्यास्पद बात है कि जिस कंपनी के पास गैस भी आवंटित नहीं थी गेल से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से गैस से बिजली कहाँ बनाएगी? वो बिजली कहाँ से बना? आपने खिलवाड़ कर दिया राज्य के साथ, आप मजाक बना दिया आपने इस राज्य का। आप करना क्या चाहते हैं? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियों को इस राज्य के हित की बात सोचनी होगी। जय सिंह रावत जी, उन्होंने अपनी मजाक बना दिया है, खून बहाया है सड़कों के ऊपर। जुगरान जी बैठे हैं, ये जानते हैं कि एक एक चीज इन्होंने लोगों को अपने आंखों के सामने इन्होंने लड़ते भिड़ते पिटते मरते देखा है। ठीक बात है जुगरान साहब जी, मजाक बना दिया है। जिस कंपनी के पास गैस का लाइसेंस भी नहीं है, उसको गैस से बिजली बनाने का झुंझुना पकड़ा दिया। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम यहां किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भी नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा कि इन 12 वर्षों में विद्युत ऊर्जा क्षेत्र की बात हो या किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हो, हम सब लेट डाउन हुए हैं और बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। चौकीदार जो हैं 70 जो विधानसभा में आते हैं, उत्तराखंड में चौकीदारों की संख्या बहुत कम हो रही है और चोरी डकैती लूटपाट करने वालों का आधिपत्य हो रहा है। ऐसा इन 12 वर्षों में दिखा है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, और चाहे जो है यहाँ की नौकरशाही हो। यह देखने में आया है। चाहूंगा, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस जोशो जुनून के साथ इस अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वो जनता अगर ठगी महसूस कर रही है, उसका 1/10वां भाग भी फिर सड़क पर अगर निकल जाएगी इन सब चीजों को लेके, तभी यह व्यवस्था जो है सुधरने वाली है उत्तराखंड। ठीक बात है। जय सिंह रावत साहब, फाइनल कमेंट। हम अपनी चर्चा के खत्म करने के उसमें पहुंच चुके हैं। बड़ा सवाल यह है, वो भाजपा हो वो कांग्रेस हो, कमोबेश इन्हीं 2 पार्टियों के पास प्रदेश में सत्ता रही। क्या दोनों ही पार्टियां सिर्फ दावे कर रही हैं? क्या मन बावे मोड़ी हिलावे और अपने अपनों को रेवड़ी बांटे? क्या हम इस तर्ज पे काम कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री कोई भी हो, सलाहकार कोई भी हो, क्या हमने जनता को धोखा दिया? बिजली को ऊर्जा इसलिए कहा गया, ऊर्जा का मतलब प्राण है। ऊर्जा विकास का प्राण है। बिजली के बगैर आप समझते हैं, हमको पहले कहते हैं लेखनी की सिपाही। लेखनी कहाँ है? लेखनी भी सब कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटर बिजली से चल रहा है। लोग झाड़ू तक बिजली से मार रहे हैं। हर काम बिजली से हो रहा है। अगर देश में बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिजली के बगैर आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिजली के मामले में हमारी सरकारें वास्तव में इतनी सीरियस नहीं रही हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सन 61 में पहले भारत के पहले जो वो थे सिंचाई और कृषि मंत्री के डॉक्टर के.एल. राव, उनका विजन था कि ये नदी घाटी जितनी परियोजनाएं हैं, जितना पहाड़ के जो हिमालयी राज्यों में जितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उसको हार्नेस किया जाए, उसको
उसका दोहन किया जाए। तो उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था, 1966 में बनाया गया था। उसी के हिसाब से टिहरी डैम बना। टिहरी डैम की कॉस्ट उस समय 600 करोड़ थी, और जब 2005 में वो तैयार हुआ तो उसकी कॉस्ट बैठ के आपके 9,000-10,000 करोड़ चली गई। इसी मनेरी वाली सेकंड का जब 2002 में उसकी कॉस्ट 1200 करोड़ थी, वो जब फिनिश हुआ उसका 2200 करोड़ बैठ गई। तो आखिर ये कॉस्ट कहाँ जाती है? ठीक बात है, ये कॉस्ट कहाँ जाती है? ये कॉस्ट कहाँ जाती है? और ये कॉस्ट उनके पास, उनकी जेब में जाती है क्या, जो मिठाई बांटते हैं? एक एसएमएस हमारे एक सुधी दर्शक का मेरे पास आया है, वो कह रहे हैं उत्तराखंड में शुगर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग मिठाई मिठाई बहुत कहते हैं। अमिताभ जी देखिए आप, ये राजनेताओं के ऊपर व्यंग है, ये राजनेताओं के ऊपर व्यंग है, ये सिस्टम पर, मशीनरी के ऊपर व्यंग है। ये हल्के फुल्के अंदाज में एक हमारे प्रबुद्ध दर्शक नैनीताल से भेज रहे हैं हमको एसएमएस, ये अपने आप में बहुत करारा तमाचे भरा व्यंग है कि उत्तराखंड में 12 वर्षों में जनता के हाथ क्या लगा, नेताओं की हवेलियां तन गई, विदेशों में इन्वेस्ट कर दिया, जनता के हाथ क्या लगा? झुनझुना बजाते रहिए, 5 वर्ष बाद फिर आएंगे, वोट दीजिए और फिर बजाते रहिए। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी संक्षेप में। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड जब राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया, उसके बाद से जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने तदर्थवाद के चलन को अपना लिया कि भाई उत्तराखंड के बाहर के उद्यमियों से रिश्ता बनाइए, उनको यहां जो जो चाहिए हो वो उपलब्ध करा दीजिए, और उसके बदले में जो हमको चाहिए हो वो उनसे ग्रहण कर लीजिए। बाद में प्रदेश तरक्की करे नहीं करे, प्रदेश का भाग्य। ठीक है, इसी ढर्रे पर उत्तराखंड चला। इसीलिए किसी नेतृत्व ने ये कोशिश ही नहीं की कि उत्तराखंड का यूएसपी क्या होगा, उत्तराखंड बनाओ, उत्तराखंड बनाओ, बन गया जी। अब कोई यूएसपी तो चाहिए ना प्रदेश के लिए। हिमाचल ने अपनी यूएसपी तय कर ली, उत्तराखंड नहीं कर पाया। जिसको जहां जिसका खरीदार मिल गया, बेंगलुरु से लेके और वॉशिंगटन तक से, वो वहां से पकड़ लाया उसको, और उसने कहा कि भाई लो, तुम 50 एकड़ लो, तुम 100 एकड़ लो, तुम 4 प्रोजेक्ट बिजली के तुम ले जाओ, 10 प्रोजेक्ट तुम ले जाओ। अगला बना रहा वहां चंडीगढ़ में शराब, और यहां बिजली बनाने का ठेका दे दिया। बाद में मामला अदालत जा रहा है। तो ये जो सब घालमेल हुआ, ये विजन की कमी, नेतृत्व में जनता के प्रति संवेदना और सरोकार की कमी, और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लालच भी जिम्मेदार रहा, जिसके चलते उत्तराखंड की जनता अभी तक विकास का वो सूरज नहीं देख पाई जिसकी वो हकदार थी। जी, और जाहिर तौर पे जो लोग भी कल्प्रिट हैं, जो लोग भी दोषी हैं, वो मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, बाबू हो, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई भी हो, जिसने उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया है, अपनी जेबें भरी हैं, वो विजन में कमी हो या लालच हो, उन सभी लोगों को चिन्हित कर एक और आंदोलन उत्तराखंड में निकलना चाहिए। वो आंदोलन जब निकला था 12 वर्ष पहले, जब प्रदेश बना था, एक आंदोलन ऐसे नेताओं को राजनीति से निकाल फेंकने के लिए चलना चाहिए जो उत्तराखंड देवभूमि को दानव भूमि बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे दानव नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, बाबुओं के खिलाफ उत्तराखंड की जनता को अब बिगुल फूंकना है, और इसका वक्त आ गया है। मैं समाचार प्लस के इस मंच से आह्वान करता हूं इसका कि जागिए, आप ही करेंगे, प्रदेश की जनता को ही करना होगा, और कोई नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, जुगरान साहब, रावत जी, बहुत धन्यवाद आपका। जनता जनार्दन, आपका ही बहुत शुक्रिया। जाग जाइए, अब नहीं तो कब। नमस्कार। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण
और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता,